हेलो दोस्तों, जरा रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मन जो हर वक्त बोलता रहता है, जो कभी चुप ही नहीं होता, वही आपकी सबसे बड़ी जंजीर भी है, तो क्या आप मानेंगे? सुबह उठते ही जो आवाज आपके सिर में बोलती है, आज फिर लेट हो गया, कल से मेडिटेशन शुरू करूंगा। वही आवाज शाम तक आपको 1000 बार डिसीजन बदलवाती है और रात में वही आपको सोने नहीं देती। अब सोचिए, अगर वही आवाज एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए पूरी तरह चुप हो जाए तो क्या होगा? आप डरेंगे या मुक्त महसूस करेंगे? सोचिए। सच तो ये है, हम सब साइलेंस से डरते हैं, क्योंकि जब साइलेंस आता है तो हम अपने असली चेहरे से टकराते हैं और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा। मन को शांत करने की नहीं, बल्कि मन के परे देखने की कला सीखने की। ये किताब मेडिटेशन को किसी टेक्निक की तरह नहीं, बल्कि एक जीने के ढंग के रूप में देखती है। ओशो कहते हैं, ध्यान वो नहीं जो आप करते हैं, ध्यान वो है जो आप होते हैं। तो अगर आप तैयार हैं, चले इस यात्रा पर जहां हम जानेंगे मन क्या है, ध्यान क्या नहीं है और सच्ची शांति कहाँ छिपी है। चैप्टर 1, व्हाट इज मेडिटेशन? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप चुप रहना चाहते हैं, लेकिन आपका मन बोलना बंद ही नहीं करता? क्या ध्यान किसी टेक्निक का नाम है या कुछ ऐसा जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आपको याद नहीं? ज्यादातर लोग सोचते हैं ध्यान मतलब बैठ जाना, आंखें बंद करना, सांस पर ध्यान देना या किसी मंत्र का जाप करना। लेकिन ओशो कहते हैं, ध्यान करने की चीज नहीं, ये होने की अवस्था है। यानी ध्यान तब शुरू होता है जब करना खत्म हो जाता है, जब आप बस हैं, बिना कुछ थामे, बिना कुछ पाने की कोशिश किए। ये सुनने में आसान लगता है, पर यही सबसे गहरी बात है, क्योंकि मन कुछ न कुछ करना चालू रखता है। वो कुछ न करना जानता ही नहीं, वो हमेशा किसी न किसी विचार, भाव या इच्छा में उलझा रहता है। हमारा मन हमेशा व्यस्त रहता है। सुबह की चिंता, दोपहर की योजना, रात की पछतावा, यह लगातार सोचने की मशीन है जो कभी रुकती नहीं। आप ध्यान करने बैठते हैं और अचानक सोचने लगते हैं, रात का खाना क्या बनाऊंगा, ऑफिस की मीटिंग में क्या बोलूंगा, या फिर मैं सही तरीके से ध्यान कर भी रहा हूं या नहीं। यही गलती होती है, क्योंकि ध्यान कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई एग्जाम नहीं है कि कितने मिनट तक मन शांत रहा। ये तो बस एक देखने की कला है, बिना जजमेंट, बिना कोशिश। सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब आप अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं। आप बस उन्हें आते जाते देखते हैं, जैसे बादल आसमान में तैरते हैं। आप कहते नहीं ये विचार अच्छा है या बुरा है, आप बस देखते हैं और वो खुद ब खुद पिघल जाता है। यहाँ ओशो का गहरा इंसाइट है, ध्यान का अर्थ मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब आप समझते हैं तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है, क्योंकि समझ एक तरह का प्रकाश है और अंधेरा प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। चैप्टर 2, मेडिटेशन इज योर नेचर। क्या होगा अगर मैं कहूँ आपको ध्यान करना सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ध्यान तो पहले से ही आपके भीतर है, बस आप भूल गए हैं कि वो है। हमने ध्यान को एक कौशल बना दिया है, जैसे कोई जिम एक्सरसाइज या ब्रीदिंग टेक्निक। पर ओशो कहते हैं, ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, ये तो आपकी प्रकृति है। जैसे नदी को बहने के लिए किसी टेक्निक की जरूरत नहीं होती, या फूल को खिलने के लिए किसी मैनुअल की जरूरत नहीं होती, वैसे ही मनुष्य को ध्यान के लिए कुछ नया सीखने की नहीं, बल्कि जो पहले से भीतर है उसे याद करने की जरूरत है। तो फिर सवाल उठता है, अगर ध्यान हमारी नेचर है तो हम इतने रेस्टलेस क्यों हैं? क्यों हमारा मन लगातार भागता रहता है? क्योंकि हमने अपनी नेचुरल स्टेट को लेयर्स में ढक दिया है। डिजायर्स, वरीज, फियर्स और कंडीशनिंग में हम हर पल कुछ बनना चाहते हैं, थोड़ा और अमीर, थोड़ा और सफल, थोड़ा और प्यार पाने वाला, और इस थोड़ा और की दौड़ में हम वो खो देते हैं जो पहले से हमारा है, मौन। ध्यान कोई टारगेट नहीं, ये तो बस उस पल की पहचान है जब आप अपने भीतर लौटते हैं, जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते,
बस अपने भीतर ठहरे होते हैं। वो ही ध्यान है। जब एक बच्चा खेल में पूरी तरह डूबा होता है या कोई कलाकार अपनी पेंटिंग में खो जाता है, वो ध्यान की अवस्था में होता है, भले ही उसे इसका नाम न पता हो। यानी ध्यान का अनुभव तभी होता है जब मैं गायब हो जाता, केवल अनुभव बचता है। ऑब्जर्व और ऑब्जर्व्ड एक हो जाते हैं। चैप्टर 3, मेडिटेशन एंड द फेलियर ऑफ सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है जितना ज्यादा आप सफलता की तलाश करते हैं, उतना ही क्यों लगातार लगता है कि कुछ भीतर टूटता जा रहा है? किस तरह हमारी जीत ही हमें अंदर से खोखला कर सकती है। लोग मानते हैं कि सक्सेस पाने से सब ठीक हो जाएगा, चिंता दूर होगी, आत्मसम्मान बढ़ेगा और शांति मिल जाएगी। पर ओशो का सवाल उठा है, क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार सफलता मिलते ही एक नई तरह की बेचैनी शुरू हो जाती है। ध्यान इस उलझन को अलग तरीके से देखता है। वो कहता है कि समस्या सफलता में नहीं, बल्कि उस प्रेम भरोसे में है जो आप सफलता से जोड़ लेते हैं। जब आप सफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं तो हर अगला कदम डर और इच्छा के तंत्र में फंस जाता है और बड़ा हासिल करना है, माना गया रहना है, और इसी में ध्यान खो जाता है। सफलता की दौड़ अक्सर ऐसे पैटर्न बनाती है जिनसे बाहर निकलना मुश्किल होता है। कंपैरिजन, अप्रूवल की चाह और हमेशा अगली मंजिल की चिंता। जब आप अपने आप को किसी एक्सटर्नल मानक से परखते हैं तो भीतर की असली जरूरतें छिप जाती हैं। लोग कहते हैं मैं सब कुछ कर लिया है, फिर भी खालीपन है। ये खालीपन इसलिए है क्योंकि जो आपने हासिल किया है वो आपका असली बीइंग नहीं बदल सका, सिर्फ आपके बाहरी रोल्स और पहचान को बढ़ा दिया। और जब पहचान बाहर पर टिकती है तो डर जुड़ा रहता है, क्या मैं फिर खो जाऊंगा? यही डर मन की सतत हलचल बन जाता है। ओशो की समझ ये है कि ध्यान हमें बताता है पहचान बदलनी है, विशिष्ट लक्ष्यों से रिश्ता फिर से परिभाषित करना है। सफलता को ईंधन समझो पर अपनी पहचान उसका डिपेंडेंट न बनाओ। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आप देख पाते हैं कि सफलता केवल एक घटनाक्रम नहीं है, ये घटना चक्र है। उससे आप भी गुजरते हैं पर आप वही नहीं जो उसे हासिल करता है। ध्यान सिखाता है कि खुशी और शांति की जड़ अंदर है, ये किसी एक्सटर्नल ट्रॉफी में नहीं बुनी हुई है। ठीक वैसा ही जैसा किसी अमीर बगीचे में फव्वारे की लहरें थी। फव्वारा बढ़िया दिखता है पर पानी की ठंडी स्थिरता वही झील देती है। ध्यान आपको उस झील की ओर ले जाता है जहां से सफलता सिर्फ एक सुंदर अनुभव बनकर आती है, ना कि पहचान। कल्पना कीजिए आप एक बड़े मंच पर खड़े हैं, तालियां बज रही है, सारे लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, फिर भी एक अंदरूनी आवाज कहती है क्या यही सब था? अब वही सीन बदल कर सोचिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं बिना किसी दर्शक के और आप सिर्फ अपने सांस के साथ हैं। वहाँ एक अलग तरह की पूर्णता नजर आती है। वो शांति ऐसी है जैसे गर्मियों की तपती दोपहर में अचानक बरसात की ठंडी बौछार, सब कुछ ठहर सा जाता है। यही वो अनुभव है जो बताता है कि सक्सेस की चमक अस्थायी है पर अंदर की शांति स्थायी हो सकती है। चैप्टर 4, हीलिंग द स्किप बिटवीन बॉडी एंड सोल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन कुछ चाहता है और शरीर कुछ और कहता है? हम दिन भर सोचते हैं मैं थका नहीं हूँ, जबकि शरीर चिल्ला रहा होता है मुझे आराम चाहिए। क्या यही टूटन हमारी सारी बेचैनी की जड़ नहीं है? ओशो कहते हैं मानव जीवन की सबसे बड़ी बीमारी विभाजन है। हमारा शरीर एक दिशा में खींचता है, आत्मा दूसरी दिशा में। मन एक पुल होना चाहिए था लेकिन बन गया है दीवार। हमने अपनी संवेदनाओं को नीचा समझ लिया और आध्यात्मिकता को ऊंचा। पर ध्यान सिखाता है जो विभाजित है उसे जोड़ना ही असली उपचार है। हम बचपन से ही कॉन्फ्लिक्ट में जीना सीख जाते हैं। अगर शरीर भूख मांगे तो हम कहते हैं कंट्रोल करो, अगर आत्मा
मौन मांगे तो हम कहते हैं समय नहीं। धीरे धीरे हम अपने शरीर को एक मशीन बना देते हैं जो केवल ऑर्डर्स मानती, और आत्मा को एक प्रिजनर जो किसी दिन आजाद होने का इंतजार करती है। यही कारण है कि हम थक जाते हैं। ना शरीर संतुष्ट होता है, ना आत्मा पूर्ण। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप शरीर को दुश्मन नहीं, एक मित्र की तरह देखने लगते हैं। शरीर सिर्फ पदार्थ नहीं, एक जीवित चेतना है। ध्यान का पहला कदम है अपने शरीर के साथ तालमेल में आना। सांस की लय, दिल की धड़कन, चलने की गति, सब ध्यान के दरवाजे हैं। ओशो कहते हैं जब शरीर और आत्मा में तालमेल बनता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं बगती बल्कि भीतर स्थिर होती है। यानी जब आप शरीर से प्रेम करते हैं तो आत्मा खिलने लगती है। कल्पना कीजिए आप सुबह की ठंडी हवा में नंगे पांव घास पर चल रहे हैं। आपके पैरों को धरती की नमी छू रही है। हवा आपके चेहरे से बात कर रही है। कोई एफर्ट्स नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस आप और जीवन एक हो गए हैं। वो पल सब शरीर और आत्मा साथ सांस लेते हैं। वही असली ध्यान है, वही हीलिंग है। चैप्टर 5, मेडिटेशन इज लाइफ नॉट लाइवलीहुड। क्या आप ध्यान को एक काम की तरह करते हैं, जैसे ऑफिस की मीटिंग या जिम की एक्सरसाइज? क्या हो अगर ध्यान कोई एक्टिविटी नहीं बल्कि जीने का तरीका हो? ज्यादातर लोग ध्यान को अपने बाकी कामों की तरह लेते हैं। सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, फिर खत्म। लेकिन ओशो कहते हैं ध्यान को पार्ट टाइम नहीं, लाइफ टाइम बनाना होता है। ध्यान कोई एक्टिविटी नहीं जिसे आप सुबह करें और फिर भूल जाएं। ये तो जीवन के हर पल में बहने वाली अवेयरनेस है। खाना खाते समय, चलते हुए, बात करते हुए, अगर आप सचेत हैं तो वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जीवन को जीते हुए भी भीतर स्थिर रहना। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हम जीवन को कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। काम का समय अलग, ध्यान का अलग, परिवार का अलग। ऐसा करते करते हम जीवन के बीच में जीना भूल जाते हैं। दिन भर बाहर की दौड़ में इतने खो जाते हैं कि सांस लेना, देखना, सुनना सब मैकेनिकल बन जाता है। फिर हम सोचते हैं मुझे शांति चाहिए, पर शांति बाहर नहीं, उसी अवेयरनेस में छिपी है जिसे हमने छोटे छोटे टास्क के बीच खो दिया है। ध्यान को जीवन से अलग नहीं, उसमें मिलाना ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप हर पल को अवेयरनेस से जीने लगते हैं तब साधारण कार्य भी ध्यान बन जाता है। एक साधारण सफाई, एक मुस्कान, एक गहरी सांस, सब साधना बन जाते हैं। ओशो कहते हैं ध्यान नहीं, बीइंग की अवस्था है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो बस वही करें। अगर आप सुन रहे हैं तो पूरी तरह सुने। ध्यान का मतलब है जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उतर जाना। वहीं से जीवन का रस प्रकट होता है। कल्पना कीजिए सुबह की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही है। आप चाय का प्याला हाथ में लेकर धीरे धीरे पहली चुस्की लेते हैं। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई योजना नहीं, बस उस चाय की गर्मी, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, हर इंद्रिय जीवंत है। यही क्षण साधारण होते हुए भी ध्यान है, क्योंकि आप प्रेजेंट हैं, पूरी तरह यहाँ। चैप्टर 6, बिक्स इज द गोल, मेडिटेशन इज द मीन्स। क्या कभी आपने सोचा है असली खुशी क्या चीज है, और क्या वो वही है जो हम खुश होना समझते हैं? क्या ध्यान सिर्फ तनाव घटाने की तकनीक है, या ये असली आनंद तक पहुंचने का रास्ता है? हम रोज रोज खुश होने के छोटे छोटे तरीकों की तलाश करते हैं, खरीदारी, तारीफ, सोशल मीडिया। पर ओशो का कहना है कि ब्लिस कुछ और ही क्वालिटी है। यह क्षणिक सुख नहीं बल्कि गहरी स्थायी पूर्णता है। ध्यान वो माध्यम है जो आपको अस्थायी भावनाओं के पार ले जाकर उस स्थित आनंद तक पहुंचा सकता है। अधिकतर लोग ब्लिस और प्लेजर को कंफ्यूज कर देते हैं। प्लेजर बाहरी चीजों से आता है, स्वाद, आवाज, शो। ब्लिस अंदर की एक क्वालिटी है, वह नीचे से उठती है, बाहर से नहीं मिलती। लोग ध्यान करने लगते हैं ताकि रोज का तनाव कम हो, और ये अच्छा है, पर कई बार वे इंतजार करते हैं कि ध्यान उन्हें तुरंत
ब्लिस दे देगा। ये एक कॉमन मिस्टेक है, ब्लिस को टारगेट समझ लेना, जबकि वो एक पाश्चात्य ट्रॉफी नहीं। ओशो बताते हैं ध्यान ब्लिस का रास्ता है, क्योंकि ये आपकी पहचान की जरूरतों को कम करता है। जब पहचान कम हो जाती है, मुझे चाहिए कि लय टूटती है, तब भीतर एक खाली नहीं बल्कि एक भरपूर चुप्पी रहती है। इसी चुप्पी में ब्लिस खिलती है। इसका प्रैक्टिकल तरीका है, ध्यान को केवल रिलैक्सेशन के तौर पर न लें। रोज की छोटी छोटी उपस्थितियां बनाइए। जब भी कोई सुख आए उसे पकड़ने की चाह न रखें, बस उसे अनुभव करिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सुख का स्तर उतना उतार चढ़ाव नहीं कर रहा, एक अंदरूनी स्थिरता आ रही है। कल्पना करें आप किसी शांत तालाब के किनारे बैठे, न कोई उम्मीद न कोई चाह, केवल पानी की सहज लहर और आपका सांस लें। उस क्षण कोई भौतिक आनंद नहीं चाहिए, फिर भी एक गहरी संतुष्टि होती है जो सब कुछ पार कर जाती है। यही है ब्लिस, एक अंतर्निहित कंप्लीटनेस जिसका कारण न कोई एक्सटर्नल घटना हो न कोई हासिल होना। चैप्टर 7, एवरीबॉडी इज अ ब्रॉन मिस्टिक। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब कोई शब्द नहीं था पर भीतर कुछ गहरा जानता था कि ये सच है? वो पल जब आप तर्क से परे जाकर भी स्पष्ट महसूस करते हैं कि आप जानते हैं। यही है आपकी जन्मजात रहस्यात्मकता, आपका मिस्टिक होना। हम अक्सर सोचते हैं कि मिस्टिक कोई असाधारण व्यक्ति होता है, जैसे कोई संत, कोई साधु या योगी जो पहाड़ों में ध्यान करता है। लेकिन ओशो कहते हैं हर इंसान जन्म से एक मिस्टिक होता है। हर बच्चे में वो जिज्ञासा, वो विस्मय, वो पहली बार बारिश देखकर मुस्कुराना, यही तो रहस्य का अनुभव है। वो स्वाभाविक क्षमता जो दुनिया को ताजा देख सकती है, बिना निर्णय, बिना भय। धीरे धीरे समाज हमें सिखाता है तर्क करो, सोचो, प्रमाण दो, और इसी में हमारा इनर मिस्टिक सो जाता है। हमारा शिक्षित मन सब कुछ समझना चाहता है, लेकिन जीवन का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिसे समझा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। समस्या तब आती है जब हम उसे अनकहे अनुभवों को भी डिसेक्ट करना चाहते हैं। हम कहते हैं साबित करो कि भगवान है, दिखाओ कि ध्यान काम करता है, पर रहस्य को तो केवल जिया जा सकता है, उसे विज्ञान की तरह नापा नहीं जा सकता। जब तक मन प्रूफ खोजता रहेगा, दिल प्रेजेंस खो देगा। ध्यान उस खोए हुए मिस्टिक को जगाने की कला है। जब आप विचारों से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो आपको पहली बार वो जीवन दिखाई देता है जो हमेशा से था, बस मन की धूल से ढका हुआ। एक बच्चा तितली देखकर बिना नाम जाने उस मुस्कुराहट से देखता है, वो भी ध्यान की अवस्था। मिस्टिक का अर्थ है बिना बौद्धिक व्याख्या के जीवन के साथ जुड़ना। आपको ध्यान नहीं चाहिए, आपको जागृति। ध्यान आपको उसी इंट्यूटिव नोइंग से जोड़ता है जहाँ चीजें तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से समझी जाती। चैप्टर 8, माइंड इज अ चैटर बॉक्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन चुप नहीं रहता? आप कुछ नहीं कर रहे होते पर भीतर कोई लगातार बोल रहा होता है, जैसे किसी ने रेडियो ऑन छोड़ दिया हो। क्या आप जानते हैं यही बक बक आपकी शांति और ध्यान के बीच सबसे बड़ी दीवार है। ओशो कहते हैं मन एक टेप रिकॉर्डर है की तरह है जो लगातार बोलता रहता है। वो सोचता नहीं, वो दोहराता है। हमारे सारे डर, इच्छाएं, यादें, दूसरों की राय, यह मिलकर एक भीड़ बनाते हैं और वो भीड़ हर पल हमारे सिर में बात करती रहती। ध्यान का पहला कदम है इस भीड़ को पहचानना, मन को रोकना नहीं बल्कि उसकी बकबक को देखना, क्योंकि जब आप देखते हैं तब आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं और वही अलगाव मौन का बीज है। हमारा मन इतना कंडीशनड है कि वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहना चाहता है, यहाँ तक कि जब आप कहते हैं अब मैं नहीं सोचूंगा तो मन कहता है देखो मैं नहीं सोच रहा। यहाँ असली चुनौती है कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस। जितना आप सोच को रोकने की कोशिश करेंगे
वो उतनी ज्यादा तेजी से लौटेगी। मन एक नोटी बच्चे की तरह होता है, उसे मना करोगे तो वही करेगा। हमारा इल्यूजन यही है कि हम सोच को बदलेंगे, जबकि ओशो कहते हैं सोच को देखो। जब आप माइंड को ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे आपके और उसके बीच स्पेस बनने लगता है। पहले वो जगह बहुत छोटी होती, पर हर अवेयरनेस के साथ वो बढ़ती जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब आप अपने मन की आवाज को ऐसे सुनते हैं जैसे बाहर से कोई बोल रहा हो। आप उससे आइडेंटिफाई नहीं करते, वो बोलता है, पर आप सिर्फ सुनते हैं। यही ध्यान की शुरुआत है। यही साइलेंस कोई दबाव नहीं बल्कि सहज जागरूकता है, जहाँ विचार बिना जड़े जमाए आते जाते रहते हैं। चैप्टर 9, माइंड इज अ सोशल फिनोमेनन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचार हमेशा सिर्फ आपके अपने नहीं होते? बहुत सी आवाजें अंदर से बोलती, पर वे अक्सर समाज की उधार ली हुई आवाजें होती। हम सोचते हैं ये मेरा मन है, मेरी पसंद है, पर ओशो बताते हैं कि मन का बहुत बड़ा हिस्सा एक्चुअली सोशल कंडीशनिंग का नतीजा है। हमने जो मान्यताएं, मानक, डर और चाहते सीखी है वो सीधे हमारे समाज से आती है। यानी आपके अंदर जो आवाजें हैं वो अक्सर आपके माता पिता, स्कूल, मीडिया, दोस्त और संस्कृति के इकोसिस्टम की प्रतिध्वनि है। जब आप ध्यान करते हैं और उन आवाजों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप समझने लगते हैं कितनी बातें सच में आपकी है और कितनी बाहर से थोपी गई है। सामाजिक स्वरूप के कारण मन में कहीं कॉन्फ्लिक्टेड इच्छा और विचार आते हैं। क्या सही है? लोग क्या सोचेंगे? यही द्वंद्व बहुत बार अंदर की आवाज दबा देता है। कई बार हम अपनी असली चाहते ही पहचान नहीं पाते क्योंकि उन्होंने समाज के नियमों को स्वीकार कर लिया है। और जब आप कोशिश करते हैं अलग खड़े होने की तो आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर काम करता है। आपको गिल्ट महसूस होता है, आप शेम में चले जाते हैं, आपको रिजेक्शन का डर होता है। यह सब मिलकर मन को और ज्यादा सोशल बना देते हैं। यानी मन अब खुद का नहीं, समाज का प्रतिनिधि बन जाता है। पहला कदम यही है, समझना कि मन कितना सोशल है। जब आप ये पहचान लेते हैं तब आप उन विचारों को चुन चुन कर स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। जब कोई विचार आए, मुझे ऐसा होना चाहिए, आप पूछें क्या ये विचार मेरे अंदर से आ रहा है या मैंने उसे कहीं से ग्रहण कर लिया है। ये छोटा सा क्वेश्चन और आपकी अवेयरनेस बनता जाता है और अवेयरनेस ही मन को स्वतंत्र बनाती है। ओशो कहते हैं समाज हमें बहुत कुछ देता है पर अपने भीतर की सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए हमें उसके दिए गए पैटर्न से अलग खड़े होना सीखना होगा। चैप्टर 10, माइंड थिंक्स। क्या आप जानते हैं कि सोचने और जानने में जमीन आसमान का फर्क होता है? सोचना दिमाग का खेल है लेकिन जानना आत्मा का अनुभव। हम अपनी पूरी जिंदगी सोच में बिताते हैं। क्या मैं ये बनूंगा? क्या मैं ये बनना चाहता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? लोग क्या कहेंगे? मन लगातार शब्दों में चलता रहता है, जैसे कोई कमेंटेटर हर घटना का मीनिंग दे रहा हो। लेकिन ध्यान कहता है जहाँ सोच खत्म होती है वहीं असली जानना शुरू होता है। जानने का मतलब सीधे अनुभव करना, बिना शब्दों के, बिना विचारों के। जैसे आप किसी फूल को देखें और बस देखें, बिना ये सोचें कि ये गुलाब है, बिना नाम दिए, बिना किसी दूसरे फूल से तुलना की। वो पल थिंकिंग नहीं, सिर्फ जानना है। समस्या ये है कि हमारा मन सोचना बंद नहीं कर सकता। वह हर चीज को डिजाइन करना चाहता है, प्यार हो या दर्द, सफलता हो या असफलता। वो सोचता है, विश्लेषण करता है, कैटेगराइज्ड करता है और इस प्रक्रिया में जानने की क्षमता खो देता है। जैसे ही हम ध्यान लगाने बैठते हैं विचारों की बाढ़ आ जाती। मन कहता है तुम ध्यान नहीं लगा पा रहे, ये भी सोच ही है। सेल्फ जजमेंट का जाल। ओशो कहते हैं यही वो ट्रैप है जिसमें आधुनिक मन फंसा हुआ। सोचता इतना है कि देखना भूल गया है। समाधान ये है, सोचना
बंद करना नहीं, बल्कि सोच को देखने की कला सीखना है। जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तब सोच चलती रहती है, पर अब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। ओशो कहते हैं मेडिटेशन का अर्थ है विचारों को आते जाते देखना। जब ये साक्षी भाव गहरा होता जाता है तो माइंड अपनी पकड़ को खो देता है और तब पहली बार जानना घटता है। जैसे पर्दा हटने पर रोशनी खुद ब खुद कमरे में भर जाती। कल्पना कीजिए आप झील किनारे बैठे, सूरज ढल रहा है, हवा हल्की ठंडी है और पानी में लहरें इधर उधर उठ और गिर रही है। आप बस देख रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे। उस पल में जो शांति है वही नोइंगनेस है, जानना है। जब मन रुकता है तब चेतना जागती है और यही अनुभव आपको बताता है आप विचार नहीं है, आप विचारों के पीछे की उपस्थिति। चैप्टर 11 द साइकोलॉजी ऑफ द बुद्धास। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध जैसे लोगों का दिमाग हमारे दिमाग से अलग कैसे काम करता है? क्यों उनके अंदर कोई संघर्ष नहीं होता, कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ मौन और स्पष्टता। ओशो कहते हैं बुद्ध का मन एक विशेष प्रकार की मनोविज्ञान से संचालित होता है। ये मन नहीं है, बल्कि नो माइंड की स्थिति है, जहाँ विचार नहीं, केवल जागरूकता होती। हमारा मन लगातार दो ध्रुवों में झूलता रहता है, सही और गलत, भूत और भविष्य, जीत और हार। लेकिन बुद्ध का मन मध्य मार्ग पर टिका होता है, न अतीत में न भविष्य में, वो यहाँ और अभी में जीता है। हम सब अपने भीतर वही बुद्ध चेतना लिए घूम रहे हैं, लेकिन परतें इतनी मोटी है कि वो दिखती नहीं। हमारा मन भरा हुआ है कंडीशनिंग से, समाज के नियमों से और दूसरों की अपेक्षाओं से। जब कोई हमें इंसल्ट करता है हम प्रतिक्रिया देते हैं, जब कोई प्रेज करता है हम खुश हो जाते हैं। यानी हमारा मन किसी और के रिमोट से कंट्रोल हो रहा है और यही सामान्य मन की बीमारी है। ये दूसरों पर निर्भर है। बुद्ध का मन इससे मुक्त है। वह हर प्रतिक्रिया को देखने वाला बन गया है। वह दुख को भी ऑब्जर्व करता है और आनंद को भी, यानी वो जीता है अवेयरनेस में, इमोशन में नहीं। बुद्ध की मनोविज्ञान की असली कुंजी है साक्षी भाव। जैसे कोई झील के किनारे बैठकर अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहा हो, वो उसमें गिरता नहीं, बस देखता है। जब हम दुख में होते हैं तो खुद को दुख समझ लेते हैं, जब गुस्से में होते हैं तो खुद को गुस्सा मान लेते हैं। पर बुद्ध कहता है तुम गुस्सा नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो गुस्से को देख रही है। और ये समझ जैसे ही भीतर उतरती है मन की दिशा बदल जाती। आपका मन अब रिएक्टिव नहीं रहता, रेस्पॉन्सिव बन जाता है। चैप्टर 12 सेल्फ अवेयरनेस नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या आप कभी खुद से ज्यादा खुद के बारे में सोचने लगते हैं और उसी से असहज हो जाते हैं? सेल्फ अवेयरनेस शांति लाती, पर सेल्फ कॉन्शियसनेस अक्सर डर और पुट्ठापन बनाती है। क्या आप फर्क पहचान पाते हैं? हम अक्सर खुद को जानना और खुद के बारे में सोचना को एक ही समझ लेते हैं। ओशो बताते हैं दोनों अलग चीजें। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपनी अंदरूनी स्थिति को बिना जजमेंट से देखना। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब हर पल यह चिंता करना कि लोग क्या सोचेंगे और उसी में आप खो जाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, पहली चीज ऑब्जर्व होने की कला है, दूसरी चीज कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस एंजाइटी बन जाती है। ध्यान सिखाता है ऑब्जर्वर बनो जो शांति देता है। जब आप सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो आप हर एक्ट पर निगरानी रखते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं, चलने से पहले देखना चाहते हैं। ये इतनी एक्सॉस्टिंग स्थिति है कि आप अपने असली व्यवहार को खो देते हैं। कई बार लोग ध्यान का अभ्यास भी करते हैं, पर सेल्फ कॉन्शियसनेस इतनी गहरी होती है कि हर ब्रेथ को सही तरीके से करने की चिंता आ जाती और वही प्रैक्टिस को बेअसर कर देती है। आम गलती ये है कि हम अवेयरनेस को परफॉर्मेंस में बदल देते हैं। मुझे
कितना अच्छा ध्यान करना है। ये एक्सपेक्टेशंस खुद परेशानी बन जाती है। अवेयरनेस को सूक्ष्म नॉन जजमेंटल तरीके से अपनाना चाहिए। जब आप खुद को देखते हैं पर अपने ऊपर राय नहीं बनाते, जब आप सेल्फ अवेयरनेस बनते हैं। एक छोटा सा अभ्यास, किसी भी भाव के आने पर उसे लेबल कर दीजिए। ये क्रोध है, ये घबराहट है, और फिर लौट आइए अपनी सांस पर। ये लेबलिंग आपको खुद से अलग कर देती है। आप भाव नहीं बनते, आप उसे देखते हैं। धीरे धीरे सेल्फ कॉन्शियसनेस की आवाज कमजोर पड़ती, क्योंकि आप अब दूसरों की निगाहों के साथ नहीं, अपनी साक्षी के साथ जुड़ते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति मंच पर खड़ा है और उसे एक हल्की गलती हो जाती। सेल्फ कॉन्शियस होने पर वो लाल हो जाएगा, हकलाएगा, और पूरी घटना उसके अंदर एक लंबे डर में बदल जाएगी। लेकिन सेल्फ अवेयर होने पर वही व्यक्ति गलती को देखता है, मुस्कुराता है और शुरू में ही आगे बढ़ जाता है, बिना भीतर की हलचल बढ़ाए। वही अनुभूति जैसे बारिश में भीगा हुआ कपड़ा सूख कर फोल्ड करके उसी जगह रख देना, पहले की हलचल चली जाती है और आप शांत रहते। चैप्टर 13, ओशो एक्टिव मेडिटेशन फॉर मॉडर्न मैन। क्या ध्यान हमेशा शांत बैठकर ही होता है, या कभी कभी चलना, नाचना, चिल्लाना और रोना खुद के भीतर के बड़े तनाव को छुड़ाने का रास्ता बन सकते हैं? हम पर्दे के पीछे छुपे गहरे तनाव को अक्सर शांत तरीके से पार नहीं कर पाते। ओशो ने आधुनिक मनुष्य के लिए कुछ सक्रिय प्रैक्टिस दी, जो बैठकर शांत होने से पहले शरीर, आवाज और भावनाओं को खोलती है। ये एक्टिव मेडिटेशन कहती है, पहले आनंद और एक्सप्रेशन, फिर सन्नाटा और अवेयरनेस। यानी पहले रिलीज हो, फिर रिलीव। अपने को रिवील करो। आम जिंदगी में हम भावनाओं को दबा देते हैं, काम पर प्लेटें उठाते हैं, सभ्यता के नियम निभाते हैं, और अंत में अंदर तनाव जमा हो जाता है। जब लोग शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो दबे हुए भाव अक्सर और अधिक उथल पुथल कर देते हैं और प्रैक्टिस विफल लगने लगती है। यहाँ मुश्किल ये है कि आधुनिक मन अक्सर कंट्रोल की आदत में होता है। रोना, चिल्लाना या जोर से सांस लेना उसे असुरक्षित लगता है, पर बिना रिलैक्स के सच्चा साइलेंस सतही रहता है। ओशो का तरीका उल्टा है, पहले अलाउ करो कि जो अंदर फंसा हुआ है वो निकले। कहीं एक्टिव मेडिटेशन चरणबद्ध होती है। फर्स्ट, डायनेमिक एक्टिविटी, तेज चलना, नाचना, सांसों को तेज करना ताकि शरीर की ऊर्जा ऊपर आ जाए। सेकंड, एक्सप्रेसिव रिलीज, चीखना, हंसना, रोना से भाव बाहर आते हैं। थर्ड, पैसिव अवेयरनेस, अचानक शांत होना और बस देखना। जब आप पहले शरीर और आवाज के जरिए अंदर को खोलते हैं तो साइलेंस गहरा और वास्तविक बनता है, और वही ध्यान का असली चरण है। याद रखिए, यह तरीका एनार्की नहीं, स्ट्रक्चर में किया जाता है, गाइडेड स्टेप से। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में हैं, धीमे धीमे शुरू करते हैं, तेज सांसें, फिर कदमों की टंट, फिर अचानक जोर से हंसी और कुछ आंसू, और फिर अचानक सब रुक जाता है। वहां एक खाली साफ जगह पैदा होती है। पहले जो जमा हुआ था वो निकल चुका है। ये अनुभव वैसा है जैसे किसी अंदर बंद दरवाजे के पीछे अंधेरा हो और आप अचानक दरवाजा खोल दें, हवा आती है, प्रकाश आता है और आप राहत महसूस करते हैं। चैप्टर 14, रेस्पॉन्सेस टू क्वेश्चन फॉर मेडिटेट्स। आपने कब सोचा कि ध्यान करते करते जो छोटी छोटी शंकाएं आती है, क्या उनका कोई सरल व्यवहारिक उत्तर है? यह अध्याय उन्हीं रोजमर्रा के सवालों का असली जवाब देता है जो आप चाहे बैठे बैठे सोचते होंगे। मेडिटेटर्स अक्सर यही पूछते हैं, मैं सही ढंग से कर रहा हूँ या नहीं? कितनी देर करूँ? जब विचार आए तो क्या करूँ? ओशो कहते हैं, प्रश्नों में अक्सर कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्शन छुपा होता है। इन जवाबों का लक्ष्य नहीं केवल टेक्निक देना, बल्कि आपकी इनर समझ को प्रैक्टिकल बनाना है ताकि अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में उतर सके। सबसे सामान्य परेशानी यह है
प्रोग्रेस एंजाइटी, मुझे जल्दी परिणाम चाहिए। डिस्ट्रैक्शन, बार बार विचारों का आना। सेल्फ जजमेंट, मैं अच्छा मेडिटेटर नहीं। ये समस्या तब होती है जब हम मेडिटेशन को परफॉर्मेंस की तरह ले लेते हैं और फिर प्रैक्टिस का शिकार हो जाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान एक नेचुरल अनफोल्डिंग है, इसे दबाकर या तड़पाकर नहीं बनाया जा सकता। कुछ सरल, तुरंत लागू करने योग्य दिशा निर्देश जो अक्सर पूछे जाते प्रश्नों के उत्तर हैं। फर्स्ट, समय से ज्यादा क्वालिटी गुण मायने रखती है। हर दिन 5 से 10 मिनट की सच्ची मौजूदगी बेहतर है बनाम एक बार 1 घंटे ध्यान करना और फिर महीनों तक उसे छोड़ देना। सेकंड, विचार आए, उन्हें जज मत कीजिए, उन्हें विटनेस कीजिए। विचार आना बंद नहीं होगा, पर जब आप उन्हें देखते हैं तो उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। थर्ड, कंसिस्टेंसी बनाइए। रोज का छोटा अभ्यास बड़ा बदलाव लाता है। फोर्थ, इमोशनल सर्जेस आने पर जेंटल रिलीज दें। रोना, सांस को तेज या धीमा करना, फिर वापस विटनेस बने। 5, टेक्निक हॉप, एक दिन ये, दूसरे दिन वो तरीका अपनाना। इससे प्रोग्रेस नहीं बनती। 1 या 2 तरीके चुनकर उन्हें गहराई से आजमाइए। तो दोस्तों, इस बुक समरी में हमने जाना ध्यान का मेथड, उसके लाभ और विचारों के उतार चढ़ाव का कर्म कैसे होता है। अब आपको करना। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।